Hello students, myself Vijayashree Acharya. I welcome you on Envira Online School. Today we will start first chapter's question answer. So we completed our first chapter, environment, first and second part. So how let's do the activity. Let's start with first question. Questions first. Answer the following questions. आपको क्या करना है बच्चों? नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. What is an ecosystem? इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम मैंने आपको बताया था पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र जिसे भी कहते हैं. तो व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है बच्चों? इकोसिस्टम इज द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. कि पारितंत्र वो है जो क्या करता है हमारे सिस्टम को फॉर्म्ड यानी कि बदलता है, जिसमें कि परस्पर क्रियाएं की जाती हैं ऑल लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स यानी लिविंग थिंग्स होती हैं जो जीवित वस्तुएं होती हैं, जैसे एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, ह्यूमन है. तो वो सारी चीज़ें विथ वन अनदर एक दूसरे के साथ में, एंड विथ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर, जिसमें क्या शामिल होते हैं बच्चों? भौतिक और रासायनिक. फिजिकल यानी कि भौतिक, केमिकल यानी कि रासायनिक फैक्टर्स जिसमें शामिल होते हैं ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में, इन विच दे लिव लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. और उसके साथ साथ इसमें क्या होता है? जिसका कि लिंक होता है, जुड़ाव होता है किससे? ऊर्जा और पदार्थ का सम्मिश्रण जिसमें होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? इको सिस्टम कहलाता है. ओके, लेट्स सेकंड क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट बच्चों मैंने बताया था प्राकृतिक पर्यावरण. कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट वी मीन द सराउंडिंग्स क्रिएटेड बाय द नेचर. कि प्राकृतिक पर्यावरण कौन बनाता है बच्चों? प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब क्या होता है? जो प्रकृति प्रदत्त होता है ना. तो देखो, बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट कि जो प्रकृति के द्वारा हमें मिलता है, वी मीन इसका मतलब द सराउंडिंग जो भी हमारे चारों तरफ है, क्रिएटेड बाय द नेचर जो भी क्रिएट किया गया है, किसके द्वारा? नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है. इट कंप्राइज जिससे मिलकर ऑफ द ऑब्जेक्ट बहुत सी चीजें, सच एज माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज, फॉरेस्ट, लैंड, एयर, रिवर, ओशन, वाटर एंड ऑल लिविंग थिंग. तो बच्चों इसमें क्या क्या शामिल हो रहा है? देखो, नेचुरल एनवायरनमेंट में कि माउंटेन यानी कि पहाड़, प्लेटूज यानी पठार, प्लेन्स यानी कि मैदान, वैलीज घाटियाँ, फॉरेस्ट यानी जंगल, लैंड जमीन, एयर हवा, रिवर नदी, ओशन महासागर और पानी जिसमें शामिल हैं, और जिसमें जितनी भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों मिक्स्ड हैं, वो क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाता है. कि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, जो कि हमें नेचर से मिलता है या नेचर के द्वारा बना होता है, वो क्या कहलाता है? नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाता है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट? तो आपको ये बताना है बच्चों कि कौन से कंपोनेंट मीन्स मैंने क्या बताया था? घटक. कंपोनेंट मीन्स घटक. तो कौन से वो कंपोनेंट्स हैं, मेन घटक हैं जो कि क्या बनाते हैं? एनवायरनमेंट बनाते हैं या एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं. किन घटकों के द्वारा एनवायरनमेंट का निर्माण किया जाता है? So let's major components of the environment.
मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं एनवायरनमेंट के? इंक्लूड, जो कि शामिल हैं, मेजर यानी कि महत्वपूर्ण रूप से जो शामिल हैं, वो उन कंपोनेंट्स के हमको नाम बताने हैं। फर्स्ट है नेचुरल कंपोनेंट्स। नेचुरल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं बच्चों? लाइक लैंड। लैंड क्या है हमारा? नेचुरल कंपोनेंट है, जैसे कि इसको, और इसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल, ठीक है। वाटर, वाटर को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मीन्स जल मंडल। एंड एयर, एयर से कौन सा मंडल, कौन सा स्फीयर बनता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, ठीक है। तो किस किस से बना हुआ होता है हमारा मेजर कंपोनेंट? किस किस से होते हैं? स्थल मंडल, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर जल मंडल, एंड एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, ठीक है। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित प्राणी हैं, वो सब किस में आते हैं? मेजर कंपोनेंट्स में आते हैं, नेचुरल कंपोनेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स लाइक बिल्डिंग। अब ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स कौन से हैं बच्चों? ह्यूमन मेड यानी कि जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, वे घटक कौन से हैं? बिल्डिंग्स हैं, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री यानी उद्योग। तो जितने भी पार्क हैं, बिल्डिंग हैं और ब्रिजेस हैं, पुल हैं, वो सब किस में आते हैं? ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन लाइक इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो थर्ड कौन सा मेजर कंपोनेंट आता है बच्चों? ह्यूमन लाइक, जिसमें क्या? इंडिविजुअल जो कि व्यक्तिगत होते हैं, परिवार होते हैं, कम्युनिटी समाज होता है, रिलीजन जिसमें धर्म शामिल होते हैं, पॉलिटिक्स राजनीति शामिल होती है, एजुकेशन शैक्षिक स्तर भी शामिल होता है। वो क्या कहलाता है? मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं इन सब को, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, गिव योर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है। तो आपको क्या बताना है कि इसमें मानव निर्मित पर्यावरण के आपको बताना है कि मानव निर्मित जो पर्यावरण है उसके 4 उदाहरण कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो आपको उदाहरण दिए गए हैं ह्यूमन मेड मानव प्रदत्त पर्यावरण के, आर लाइक बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन किस किस से मिल करके बनता है बच्चों? बिल्डिंग से यानी कि इमारतों से, पार्क यानी कि बगीचों से, उद्यानों से, ब्रिजेस पुल से, इंडस्ट्रीज की किससे मिलकर बनता है? उद्योगों से मिलकर के। जो उतने भी चीज़ें इनमें शामिल होती हैं वो क्या है? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आती है कि मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है जिसमें इमारतें, पार्क, उद्यान, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज शामिल होते हैं, ठीक है बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज लिथोस्फेयर, कि लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर क्या बताया था बच्चों? स्थल मंडल बताया कि स्थल मंडल कौन सा होता है जिसमें कि क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? लैंड शामिल होती है। लिथोस्फेयर इज द हार्ड टॉप लेयर, जो कि लिथोस्फेयर की लेयर कैसी होती है बच्चों? हार्ड होती है, जो टॉप पर होती है यानी कि सबसे ऊपर होती है, कठोर और ऊपरी परत होती है ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की, ऑफ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ रॉक्स। तो और उसकी जो परपटी होती है वो किससे मिलकर के बनती है? रॉक्स यानी चट्टानों से। किससे मिलकर के बनती है बच्चों? चट्टानों से और मिनरल से यानी कि खनिज से मिलकर के बनती है। वो क्या कहलाते हैं?
लिथोस्फीयर कहलाता है। एक्सटेंडिंग बोथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स, और जिसमें क्या और शामिल होता है, कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप और महासागर भी जिसमें शामिल हो जाते हैं, वो सारा एरिया क्या कहलाता है बच्चों, लिथोस्फीयर कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। इट्स मीन क्या हुआ कि पृथ्वी की वो सबसे ऊपरी परत जो कि कठोर है, जिसकी परपटी में क्या शामिल है, रॉक्स एंड मिनरल्स शामिल होते हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस होते हैं, वो सब किसका हिस्सा हो जाते हैं, स्थल मंडल का हिस्सा होते हैं। ठीक है बच्चों। विच आर टू मेजर कंपोनेंट्स, 6 क्वेश्चन देखो बच्चों, विच आर टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरमेंट। तो आपको क्या बताना है बच्चों कि जो बायोटिक यानी कि जैविक पर्यावरण होता है, उसके 2 कंपोनेंट यानी कि घटकों को बताना है। क्या आपको क्या करना है, मेजर कंपोनेंट्स के बारे में आपको इसमें बताना है। ठीक है बच्चों। तो जैविक बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 घटक कौन कौन से होते हैं बताइए आप, सोचिए, आपने चैप्टर पढ़ा था ना। देखो 6 क्वेश्चन का आंसर, द 2 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि बायोटिक में और बायोटिक में एनवायरनमेंट में कौन सी 2 चीजें शामिल होती है बच्चों, प्लांट्स एंड एनिमल। क्यों, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ग्रो करते हैं। प्लांट्स मूव नहीं करते, लेकिन वो किस में आते हैं, बायोटिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। इसमें क्या, जानवर भी जो एनिमल्स हैं वो भी मूव करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। तो ये सारे काम जिन जिन के द्वारा भी किया जाता है उन्हें लिविंग थिंग भी कहा जाता है, और बायोटिक एनवायरनमेंट में इन्हें इंक्लूड भी किया जाता है। ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, जैव मंडल क्या है। बायोस्फीयर का मीनिंग बताया था ना मैंने, जैव मंडल। कि बायोस्फीयर में कौन सा मंडल शामिल होता है, जैव मंडल। हमने लिथोस्फीयर पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा और एटमॉस्फेयर पढ़ा, और 4th कौन सा था, बायोस्फीयर, जिसमें कि जैव मंडल आता है। तो इसका व्हाट इज जैव मंडल, जैव मंडल क्या है, व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर plants and animals found in narrow strip at the junction of lithosphere, atmosphere and hydrosphere together make biosphere। कि वे प्लांट्स, वे पौधे या पादप, और एनिमल्स यानी कि जो जानवर जहाँ पाए जाते हैं नैरो स्ट्रिप, बहुत कम संकीर्ण एरिया में, बहुत छोटे से एरिया में, एट द जंक्शन ऑफ लिथोस्फीयर, जहाँ पर लिथोस्फीयर यानी कि लैंड होती है, एटमॉस्फेयर यानी कि हवा होती है, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पर जल भी उपलब्ध होता है, टुगेदर में बायोस्फीयर। तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर का निर्माण करती हैं। तो ये सब चीजें क्या हो गई, बायोस्फीयर हो गई। तो व्हाट इज बायोस्फीयर, जिसमें कि प्लांट्स, एनिमल्स बहुत ही कम एरिया में शामिल होते हैं, जहाँ, और उसमें भी क्या है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर जिसमें शामिल होकर के बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जैसे पादप और जीव जंतु मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करते हैं। और ये क्या होता है, पृथ्वी का बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र होता है, बहुत ही छोटा क्षेत्र होता है। ठीक है बच्चों। नैरो यानी कि संकीर्ण या छोटा क्षेत्र होता है, जिसमें पौधे और जानवर मिलकर के क्या बनाते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। और जहाँ पर स्थल, लिथोस्फीयर, जल और वायु मिलकर के क्या करते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या है, बेसिक कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि
जो बच्चे हैं, जो भी जीवन है, वो इन सब के बिना भी संभव नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टेक द करेक्ट आंसर, विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। तो बच्चों आपको ये बताना है, आपको इनमें से 3 में से एक पे टिक करना है कि कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र। फर्स्ट है डेजर्ट, सेकंड है एक्वेरियम एंड थर्ड है फॉरेस्ट। डेजर्ट यानी कि क्या होता है बच्चों? रेगिस्तान। एक्वेरियम होता है जिसमें आपने देखा होगा एक बड़े से कांच के पॉट में काफ़ी सारी मतलब कि पेड़ पौधे भी होते हैं और फिशेस भी घूमती रहती हैं। तो वो क्या होता है, पूरा सीन होता है जैसे कि सी हो। तो वो क्या हुआ, वो तो हो गई ह्यूमन मेड थिंग। एंड थर्ड है फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तो डेजर्ट और जो जंगल फॉरेस्ट हुआ वो तो क्या हो गया, नेचुरल थिंग हो गई। बट एक्वेरियम जो हो गया वो क्या हो गया, वो ह्यूमन मेड थिंग हो गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक्वेरियम। लेट्स सेकंड क्वेश्चन, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। कि इनमें से कौन सा है जो ह्यूमन एनवायरमेंट, मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। कंपोनेंट यानी घटक नहीं है। तो देखो, फर्स्ट है लैंड, सेकंड है रिलीजन एंड थर्ड है कम्युनिटी। लैंड यानी जमीन, रिलीजन यानी धर्म एंड कम्युनिटी यानी कि समुदाय। तो बताओ ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? लैंड नहीं है। क्यों? क्योंकि लैंड तो क्या है, नेचुरल थिंग है, वो तो हमें नेचर से मिली है। बट रिलीजन और कम्युनिटी जो होता है वो ह्यूमन खुद बनाता है अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपने धर्म को भी अपनाता है और अपने समुदाय को भी अपनाता है। एंड थर्ड क्वेश्चन, विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। आप बताओ बच्चों, ह्यूमन मेड एनवायरमेंट कौन सा होता है जिसमें माउंटेन, नो, सी, माउंटेन यानी पहाड़ तो ह्यूमन कोई बना ही नहीं सकता है। सी, समंदर भी कोई नहीं बना सकता है। एंड थर्ड इज रोड कौन होता है? रोड तो सड़क होती है जो इंसान, जो मानव होता है वो अपनी ज़रूरत के लिए बनाता है कि वो इजी वे में आ जा सके। तो इसका आंसर क्या होगा, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में रोड आएगा। ठीक है बच्चों। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, विच इज थ्रेट टू एनवायरनमेंट। कि इनमें से आपको बताना है कि पर्यावरण के लिए कौन सी चीज थ्रेट यानी कि खतरा है। थ्रेट यानी क्या होता है बच्चों? खतरा। कि जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है वो चीज कौन सी है, कौन सी चीज उसे खतरा पहुंचा सकती है? ग्रोइंग प्लांट, पौधे पहुंचा सकते हैं क्या खतरा? नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे तो हमें एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है ब्रीथ करने के लिए, तो वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया। थर्ड है ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलें उगाना। फसलें भी एक तरीके से प्लांटेशन का वही वर्क करती हैं कि हाँ वो भी हमें ऑक्सीजन देती हैं। बट ग्रोइंग पॉपुलेशन की बढ़ती हुई जनसंख्या क्या होती है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से, उसी हिसाब से क्या माइंड वगैरह भी चलते हैं सबके, तो ऐसा सब कुछ होता चला जाता है। तो उस अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरा बन जाता है। क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारे एनवायरनमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोहन हो पाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि जब ये खतरा बन गया तो फिर हमारा पर्यावरण संकट में आ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ प्लांट्स की भी कमी हो रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को मानव के द्वारा इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कि हमारे लिए वो खतरा बन रहा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, मैच द फॉलोइंग। क्या आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, मैच करना है कॉलम से।
और आपको बताना है कि किसका कौन सा परफेक्ट मैच बनता है। फर्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है बच्चों? ब्लैंकेट ऑफ द एयर विच सराउंड ऑफ द अर्थ, कि जो हमारे चारों तरफ एयर का जो चारों तरफ हमारे ब्लैंकेट की तरह ढकी हुई है वो बायोस्फीयर कहलाता है? नहीं। डोमेन ऑफ वाटर, पानी का जो क्षेत्र होता है वो होता है क्या? नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ वो बायोस्फीयर में आता है? नहीं आता। आवर सराउंडिंग, नो, कि हमारे चारों तरफ का वातावरण? नहीं। नैरो जोन ऑफ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट, जहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र होता है जिसमें कि क्या क्या शामिल होते हैं? जिसमें शामिल होते हैं नैरो जोन ऑफ वेयर एंड लैंड एंड वाटर इंटरैक्ट। तो फर्स्ट का बायोस्फीयर का क्या आंसर होगा बच्चों? नैरो जोन ऑफ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट, जहाँ पर जमीन, पानी और हवा परस्पर मिलते हैं, वो वहीं पर जीवन संभव होता है, क्योंकि इन तीनों के बिना हमारे यहाँ जीवन संभव नहीं होता है। ठीक है। सेकंड देखिए, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है बच्चों? कि ब्लैंकेट ऑफ द एयर सराउंड द अर्थ, कि जहाँ वह स्थान जहाँ पर चारों तरफ क्या है? ब्लैंकेट की तरह ओढ़ा हुआ है हमारी अर्थ को। किसने ओढ़ा हुआ है? एयर ने। तो वायु जब हमारे चारों तरफ ढकी हुई है उस एरिया को हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। ठीक है। फिर है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। जलमंडल कहाँ होगा? डोमेन ऑफ वाटर, कि जहाँ पर पानी वाला क्षेत्र होगा वहाँ का होगा डोमेन ऑफ वाटर। डोमेन यानी कि क्षेत्र, पानी का जो क्षेत्र हो रहा है वो क्या कहलाएगा? डोमेन ऑफ वाटर। फिर है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है? पर्यावरण। तो इसका आंसर क्या होगा? आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो क्या कहलाएगा? एनवायरमेंट कहलाएगा। ठीक है। फिर देखो, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई ना कि बायोस्फीयर क्या है? जैव मंडल है। एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल और एनवायरमेंट पर्यावरण। ठीक है। तो इन सब में जो एटमॉस्फेयर है वो तो हमें एयर से चारों तरफ कंबल की तरह ओढ़े हुए है, वो एटमॉस्फेयर। जो जल का क्षेत्र है, पानी का क्षेत्र है, वो हाइड्रोस्फीयर। और जो एनवायरमेंट यानी कि जो हमारे चारों तरफ का जो सराउंडिंग है वो क्या है? एनवायरमेंट कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, गिव क्वेश्चन फोर्थ, गिव रीजंस। आपको कारण बताने हैं। रीजन यानी कि कारण, कि आपको कारण देने हैं। किन चीजों के कारण देने हैं? मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट, कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, उसका आपको रीजन बताना है। उसमें फर्स्ट रीजन क्या होगा? इट इज ट्रू, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, दैट मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट, कि जो मानव होता है वो मॉडिफाई करता है, परिवर्तन करता है पर्यावरण में। अब क्यों करता है वो हम आगे देखते हैं। इट इज बिकॉज, क्योंकि ये बात सही है कि मानव अपनी ज़रूरत के हिसाब से पर्यावरण में बदलाव लाता है। उसका पहला कारण है ही यूजेस वाटर, कि वो किसका उपयोग करता है? पानी का उपयोग करता है। कि भाई पानी का उपयोग नहीं करेगा तो क्या होगा? वो जीवित ही नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या है? उसके लिए पानी का यूज करना भी बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, कि भाई पानी के बिना तो वैसे भी जीवन संभव है ही नहीं। तो फिर आप तो सबसे पहली चीज क्या हो गई? ही यूजेस ऑफ वाटर। फिर डिफॉरेस्टेशन, बाय विच ही क्लियर्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड हैबिटेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है बच्चों? कि कटाई का काम।
डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटाई का काम चल रहा है, बाय विच ही क्लियर्स लैंड, और वो जमीन को क्या करता जा रहा है, क्लियर करता जा रहा है, प्लेन करता जा रहा है। किस चीज के लिए कर रहा है वो ये सब, एग्रीकल्चर, खेती के लिए। किस लिए कर रहा है, खेती के लिए। एग्रीकल्चर यानी कि खेती, खेती करने के लिए वो पेड़ों की कटाई कर रहा है, इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए कर रहा है, और हैबिटेशन, अपने रहने के लिए कर रहा है, रहने के लिए या निवास करने के लिए, निवास के लिए भी वो इस चीज़ का यूज़ कर रहा है। किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, एनवायरनमेंट का यूज़ कर रहा है। वो उसके लिए खेती, उद्योगों और अपने निवास के लिए वो मॉडिफाइंग कर रहा है, किसको, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही टिल्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस हिसाब से उसको क्या है, खेती के लिए, उत्पादन के लिए जो प्लांट्स हैं वो भी ज़्यादा मात्रा में लगाने पड़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, खेती का यूज़ भी अधिकतम मात्रा में कर रहा है। कि खेती के बिना क्या होगा, वो इतना कर ही नहीं पाएगा। ही यूजेज एयर, वो किसका यूज़ कर रहा है, एयर का यूज़ कर रहा है। देखो पहले वाटर का यूज़ करा था, वो क्या है, मेन कंपोनेंट है। फिर है एयर, लैंड भी क्या है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और जहाँ वो रहता है, वहाँ जहाँ रहेगा वहाँ पर खेती भी करेगा, उद्योग भी लगाएगा, है ना, प्रोडक्शन का काम भी करेगा। अब थर्ड है एयर, तो एयर का भी वो यूज़ इतनी ज़्यादा मात्रा में कर रहा है कि जैसे काफ़ी सारी जो ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, कार हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, तो वो इतना ज़्यादा उसका यूज़ कर रहा है कि हमारी एयर भी क्या होती जा रही है, पॉल्यूट होती जा रही है, और वो उस चीज़ को क्या है, नेगलेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर है न्यूमरस एक्टिविटीज मेड टू टेक द लाइफ कंफर्टेबल, और वो ये सारी गतिविधियां क्यों कर रहा है, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए, कि उसको आराम चाहिए। वो सारी एक्टिविटीज़, खेती, उद्योग, वाटर, एयर, इन सब चीज़ का यूज़ क्यों कर रहा है, अपने आराम के लिए, अपने कंफर्टेबल यानी कि आराम के लिए वो इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहा है। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है गिव रीजंस में, सेकंड क्वेश्चन है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। क्या एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं ना, तो आपको बताओ कैसे होते हैं। तो आंसर देखिए, द इंटरडिपेंडेंस, कि वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर, कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो हम देखो इसके लिए ना नीचे लिखे हुए पॉइंट्स को देखते हैं कि वो किस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। फर्स्ट है प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल। प्लांट्स, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फूड प्रोवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो हमें प्रोवाइड करना, मिलना या देना, तो बिना पौधों के जानवरों को क्या नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। और बिना खाने के एनिमल्स रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अब सेकंड आता है फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट यानी जंगल हमें क्या देते हैं, शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, कि जंगली जानवरों को भी तो जीवन देता है जंगल, और जंगल होगा तभी मतलब कि जो जंगली जानवर है वो वहाँ उस जंगल में रह पाएंगे। अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से भी जो जानवर हैं वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, थर्ड है वाइल्ड लाइफ एड्स ब्यूटी टू फॉरेस्ट, कि
जो जंगल का जीवन होता है, जो जानवरों का जीवन होता है, उसकी सुंदरता किससे होती है? जंगलों से होती है, फॉरेस्ट से होती है। कि बिना फॉरेस्ट के हम मतलब कि बिना जंगली जानवर कब कहाँ, जैसे आपने एक क्या सीनरी भी बनाते हैं अपन तो देखते हैं कि बड़ा सा जंगल बनाया तभी जानवर अच्छे लग रहे हैं। ओनली फॉर जानवर बना दोगे और आसपास कुछ भी नहीं है, प्लांट्स वगैरह नहीं है, तो वो अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जानवर कहाँ पर अच्छे लगते हैं? जंगलों में अच्छे लगते हैं, उनकी सुंदरता वहीं से होती है। एनिमल डंग प्रोवाइड्स मैन्योर फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब देखो बच्चों, अभी तक तो हमने देखा कि किस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, बट अब देखो फोर्थ पॉइंट में क्या है? एनिमल डंग, कि जानवरों का जो गोबर होता है प्रोवाइड्स, क्या प्रदान करता है? मैन्योर। मैन्योर यानी खाद। कि पौधों को बढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? खाद की जरूरत होती है। फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मैन्योर की। मैन्योर के बिना प्लांट्स आपका ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरीके से प्लांट्स भी किस पर डिपेंड हो गए? एनिमल्स पर डिपेंडेंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट्स देखो, द डिके ऑफ डेड एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू सॉइल विच इज टर्न हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। कि देखो इतना समय हुआ कि जब जंगली जानवर, जब भी जानवर मरता है, डेड यानी मरता है, मर जाता है, तो प्रोवाइड, तो उससे भी क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व मिलते हैं। टू सॉइल, किसमें? सॉइल यानी मिट्टी में। न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व। पोषक तत्व किसे मिलते हैं? रेत में, सॉइल में, विच इन टर्न हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। और वो फिर पोषक तत्व किसकी मदद करते हैं? ग्रो यानी कि पौधों को बढ़ने में, पेड़ों को बढ़ने में मदद करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो जानवरों के गोबर के साथ साथ जानवर जब मर जाता है तो उससे भी हमारी मिट्टी में काफ़ी सारे पोषक तत्व मिक्स होते हैं, जिससे कि वो किस चीज़ में सहायक होते हैं? प्लांट्स एंड ट्रीज में सहायक होते हैं। ठीक है बच्चों? फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, एक्टिविटी इमेजिन एन आइडियल एनवायरनमेंट। आपको कल्पना करनी है, इमेजिन करनी है किसकी? आइडियल यानी कि आदर्श। आइडियल यानी आदर्श पर्यावरण का आपको क्या करना है? इमेजिन करना है, कल्पना करनी है। कल्पना करनी है ऐसे आदर्श पर्यावरण की, वेयर यू वुड लव टू लिव, जैसा कि जहाँ की आपको, जैसा कि आपको पसंद है, जिसमें आप रहना चाहते हैं, ऐसी आदर्श पर्यावरण की कल्पना करनी है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर आइडियल एनवायरनमेंट। तो आपको क्या करना है बच्चों? ऐसे काल्पनिक आदर्श पर्यावरण का एक पिक्चर ड्रॉ करना है, जिससे कि आपको पता चले कि जिसमें आप रहना चाहते हो, कि ऐसा पर्यावरण हो, ऐसा एनवायरनमेंट हो हमारा कि जहाँ पर हम खुद भी रहना पसंद करें। ऐसा आदर्श एनवायरनमेंट का आपका पिक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों? फिर है आपको आंसर नंबर 5th, ड्रॉ ए पिक्चर। कुछ नहीं है, आपको ड्रॉ ही करनी है पिक्चर को। गुड एनवायरनमेंट इन विच यू लाइक टू लिव, कि जो भी तुम्हें, जैसा भी जीवन पसंद हो, जैसा भी एनवायरनमेंट पसंद हो, उसकी एक पिक्चर बनानी है। ठीक है? ओके, इन पार्ट फर्स्ट question answer is completed here. Fill your worksheet with helps of this video. Thank you.